हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम शुरू करने लगे हैं आपका जो नेक्स्ट डिमांड का जो दो पार्ट तो आपके आ चुके हैं। जो नेक्स्ट है आपका, उसके बाद टॉपिक वो करेंगे आज। जो नेक्स्ट है आपका वो है लॉ ऑफ डिमांड की। बाकी चीजें अगर आपने पीछे वाली अगर नहीं करी हैं तो आप पिछले जो पार्ट्स हैं उनमें जाके देख के कर सकते हैं। जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप सी तैयारी कर रहे हैं, एच एस एस सी या सी यू ई टी इकोनॉमिक्स, यूजी पीजी किसी के लिए भी कर रहे हो, तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना डिमांड में कि डिटर्मिनेंट उसके डिमांड के, लॉ ऑफ डिमांड कि वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, एक्सेप्शंस क्या हैं, और उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो आपके सिलेबस में प्राइस है, इनकम है, क्रॉस है, कितनी चीजें हैं वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब आज का जो चैप्टर है, आज आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले की लॉ ऑफ डिमांड की, डिमांड का कर्व, डिमांड की डिमांड फंक्शन क्या होता है वो चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो आपका डिमांड का की जो डेफिनेशन हमारी बनी थी, कैसे बनी थी, ये ऐसे बनी थी। यानी कि ये तो इंडिविजुअल का देखें या फिर अगर आपने सेम अगर उनका देखा हो, मार्केट वाला डिमांड भी आपका ऐसे ही आया था कि वो बना तो डाउनवर्ड ही था कि वो इस की प्राइस अगर ज्यादा होता है तो डिमांड कम करी जाती है, कम होता है तो ज्यादा करी जाती है। क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर की बात है। जो कंज्यूमर होता है वो चाहता है कि वो किसी भी कमोडिटी के लिए कम दे प्राइस, और तब वो ज्यादा उसकी डिमांड करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, सस्ती होती है तो मैं ज्यादा लेंगे, महंगी है तो कम लेंगे। उसके बाद की लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर इकोनॉमी में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स क्या, कि जो फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, वो जो चीजें हैं अगर वो कांस्टेंट रहे तो इकोनॉमी में क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांड जो होती है कंज्यूमर की वो डिक्रीज करेगी, और अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा होता है तो कम लेंगे, कम होता है तो ज्यादा लेंगे। यानी कि जो ये रिलेशनशिप होता है इनके बीच में इनवर्स होता है कि नेगेटिव होगा। यही बात लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लॉ ऑफ डिमांड में जो हमने ये चीज माना है ना कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि कई बार ऐसे लिखा आता है, इसमें जो डेफिनेशंस होती हैं जो किसी भी टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते हैं में होता है कि स्टेरिटस पैरिबस। मतलब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब भी वही है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कई बार तो क्वेश्चन ही यही आ जाता है कि स्टेरिटस पैरिबस का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर होते हैं इनमें तो क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है। मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, की बाकी जो चीजें उसको अफेक्ट करती है अगर वो चीजें कांस्टेंट रहे तो वो होल्ड करता है, और वो होल्ड करेगा तो वो क्या बताता है, यानी कि इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर वो हमें कांस्टेंट रहें कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस, की क्वांटिटी डिमांड कब इंक्रीज हो रही है कमोडिटी की, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और क्वांटिटी डिमांड कब डिक्रीज हो रही है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। मतलब प्राइस ज्यादा पे कम डिमांड, कम पे ज्यादा डिमांड, यही बात है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर चॉकलेट का प्राइस है 50 रुपए, यानी कि अगर प्राइस है 50 रुपए, आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे? एक करोगे। अगर प्राइस कम हो गए 40 आ गया, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, आप ज्यादा करोगे, दो ले लोगे। 30 आ गया, उसकी डिमांड कर देंगे आप, तीन कर देंगे। अगर सेम ये तो होगी, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया। जैसे हमने वो आपके कर्व दिखाए थे कि नीचे हम हॉरिजेंटल पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांड है और ये हो गया आपका कोई प्राइस हो गया। कि अगर ये जैसे यहाँ पे अगर आपका हम माने, यहाँ से हम शुरू करें, वैसे तो 10 20 कोई आगे होंगे, 30 40 50 से अगर ये शुरू करें, और प्राइस हमारा वर्टिकली जाएगा, यानी 1 2 3। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर प्राइस 50 रुपए है, 50 रुपए यहाँ पे है, प्राइस 50 पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो? एक की कर रहे हो। अगर प्राइस 40 आ रहा है तो आप कितनी डिमांड कर रहे हो? दो की कर रहे हो। यानी यहाँ पे अगर प्राइस 30 है तो आप कितने की कर रहे हो? तीन की कर रहे हो। तो यानी कि जो ये जो बना है ये हो गया आपका डिमांड कर्व। वही है ना, कि वही आया है ये जो हमने पीछे अभी हम डिमांड कर्व जो इंडिविजुअल और मार्केट के केस में करके ही आए हैं कि ये इस टाइप से बनेगा।
इसके बाद जब कोई भी लॉ होता है नया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो कुछ एक अजम्पशंस पे बेस होता है। वो अजम्पशन क्या, जो अभी हमने मानी है ना, जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वही अजम्पशन है कि वो चीजें ही कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो देख लेते हैं कि वो चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले कि वही कि जैसे प्राइस को छोड़ के जो जो हमने उसके डिटर्मिनेंट पढ़े हैं ना, कि कौन कौन से जो फैक्टर है वो क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसमें आता था आपका प्राइस, आता था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम वाई, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपके टेस्ट प्रेफरेंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस, ये जो चीजें हैं। उसके बाद इस प्राइस को तो छोड़ दें और ये बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट मान लें। ये चीजें कि प्राइस रिलेटेड गुड का कांस्टेंट होगा, इनकम का कांस्टेंट होगा, और टेस्ट भी आपका सेम ही रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, कोई चीज की, किसी कमोडिटी के प्राइस के कम या ज्यादा होने की कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कि बस जो चीज है वैसी की वैसी, उसी सिचुएशन में तो आपका लो होल्ड करेगा। यानी कि सपोज आपकी इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा चीजें डिमांड कर जाएंगे, कर पाएंगे। प्राइस से क्या फर्क पड़ता है आपको, अगर आप, अब तो आपकी इनकम ज्यादा है, लेकिन जब प्राइस ज्यादा होता है तो आपकी डिमांड कम होगी, जब आपकी इनकम भी उतनी है, इनकम सेम, लिमिटेड इनकम में तो आप उसी तरह से बिहेव करोगे। लेकिन ये चीजें अगर इनमें से कुछ में कोई भी चेंज आ जाता है तो वो होल्ड नहीं करेगा ना। और इसके बाद इसमें एक और चीज है, जैसे कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो हमें अभी हम देख इतना ही रहे ना कि प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि रिलेशनशिप ही बता रहे हैं अभी कि इनवर्स आ रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर क्वांटिटी डिमांडेड के कारण प्राइस में चेंज आ जाए, प्राइस में चेंज आ जाए, वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की किस तरह से इलास्टिक है, कि कितना चेंज आ रहा है। अगर रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आ जाए क्वांटिटी डिमांडेड के कारण, अगर रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आ जाए, तो वो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर इनकम के कारण आ जाए, इनकम के कारण क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाए, वो आपका होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की डिमांड किस तरह से इनकम के साथ इलास्टिक है, किस तरह से। वो जो आपका ये जो डिमांड वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इलास्टिसिटी पे मूव करेंगे, जो आपके सिलेबस में होगी। जैसे बाकी तो चीजें ये यही हैं आपकी जो क्वांटिटेटिव है। बाकी तो टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये चीजें तो आपकी क्वालिटेटिव है ना नेचर में। ये तो इनको तो क्वांटिटेटिव आप दिखा नहीं सकते, इनमें चेंज आ जाए तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो क्वांटिटेटिव है उन्हीं में चेंज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, कि प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का भी वेरी करता है, जो क्योंकि जब हम पीछे करके ही आए हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्या क्या चीजें कैसे होती हैं, मतलब इनकम है, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, जो चीजें करके आए हैं तो हमें पता है। इनके कारण चेंज होगा तो कुछ इलास्टिसिटी होगी, कि किस तरह से वो डिमांड और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड किस तरह से जो मूव करेगी, मतलब कितना चेंज आएगा, क्या आएगा, वो इन तीनों के कारण होगा। ये हो गए आपके क्वालिटेटिव। लेकिन ये तो आगे की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे अब हम देख रहे थे अजम्पशंस का, अजम्पशन की टेस्ट प्रेफरेंस आपके कांस्टेंट रहेंगे, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटेड गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि प्राइस को का कमोडिटी का फ्यूचर में कोई चेंज हो। यानी कि प्राइस को छोड़ के भाई सारी चीजें कांस्टेंट मान लें, तब वो हो जाएगा अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, की बाकी चीजें कांस्टेंट रहने पर अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है तो आप उसकी डिमांड जो है डिक्रीज करा देंगे, और अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो इंक्रीज करा देंगे। और सेम अगर इसको ड्रॉ कैसे करना है, कि ये हमने कोई टेबल ले ली, ऐसे इसको ड्रॉ करा जाएगा। ये तो हो गया कि डिमांड कर्व। अब बात आती है कि जो ये डिमांड कर्व है ना आपकी, जो ये शेप है ना इसकी, ये डी डी जो इस शेप का आया है, कि ये जो डाउनवर्ड बना है, कि इसके पीछे क्या रीजन है, कि ये क्यों बना है डाउनवर्ड। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या क्या रीजन है जिनके कारण जो आपका जो स्लोप है ये डाउनवर्ड आता है। सबसे पहला तो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्योंकि मैंने कंज्यूमर बिहेवियर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट में आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था कि कोई भी कमोडिटी जब हम ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलता जाता है। लेकिन कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता था, वहां पे कंज्यूमर जो होता था हमारा इक्विलिब्रियम पे होता था, कि वो किसी कमोडिटी के लिए उतना ही प्राइस पे करेगा जितने जितना उसको संतुष्टि मिले। कि हमने वहां पे एक एग्जांपल भी लिया था कि
जब आप कोई मूवी देख के आते हैं और आपको मूवी इतनी पसंद आती है कि आप ये कहते हैं मेरा तो पैसा वसूल हो गया, यानी कि आपको उस मूवी को देख के पैसा वसूल, यानी कि आपको जितना आपने पैसा दिया था आपको उसके बराबर ही उसमें उसको देख के मजा आ गया। यानी मजा क्या है, सेटिस्फेक्शन, आपको उतना ही संतुष्टि मिली है कि कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम में होता है जब वो उसके लिए उतना ही प्राइस पे करे जितना मार्जिनल यूटिलिटी होती है। लेकिन वहाँ पे एक केस ये भी तो था ना कि जैसे-जैसे किसी कमोडिटी की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करते जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल कम होती जाती, टोटल में तो इंक्रीज़ करती, लेकिन मार्जिनल में कम होती जाती है कि उसके लिए हमने वहाँ पे चॉकलेट वाला एग्ज़ाम्पल लिया था। जैसे अब हम यहाँ पे चॉकलेट वाला एग्ज़ाम्पल लें कि ये कोई चॉकलेट है, चॉकलेट की कमोडिटी है हम एक्स की, और ये इसकी कोई मार्जिनल यूटिलिटी है। सपोज़ अगर आप एक कंज्यूम कर रहे हैं, एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं चॉकलेट की, तो आपको इससे 8 यूटिलिटी मिल रही है। अगर आप इसकी 2 करेंगे तो इससे आपको 6 मिल रही है। अगर आप इसकी 3 करेंगे तो आपको इससे 4 यूटिलिटी मिल रही है। मतलब कम ज़्यादा-ज़्यादा अगर आप कमोडिटी करते जा रहे हैं तो आपको इससे जो यूटिलिटी है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिश होती जाती है। ये तो बात होगी ये। उसके बाद सपोज़ अब यहाँ पे इसका जो प्राइस है, जो आपकी चॉकलेट थी पर जो चॉकलेट है आपका प्राइस है ₹4। अगर प्राइस ₹4 है, तो आपने आप इसको कहाँ पे खरीदेंगे? प्राइस, जितना आप प्राइस पे कर रहे हो किसी कमोडिटी के लिए, उतना ही आपको सैटिस्फैक्शन यानी कि आप कहाँ पर जाएँगे? जहाँ पे आपको सैटिस्फैक्शन भी 4 मिल रहा होगा। इस केस में आप इसकी जो है 3 यूनिट्स लेंगे कि आपकी संतुष्टि उसी के बराबर आए जितना आप उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आप जो है इसकी 3 यूनिट्स है एक्स की या चॉकलेट की आपकी जो कंज़्यूम करेंगे। सपोज़ अगर प्राइस डिक्रीज़ होके अगर आपका प्राइस इसी चॉकलेट का ₹2 हो जाता है, अगर प्राइस इसका ₹2 हो जाता है, तो सेम वही बात कि उससे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो भी आपको बराबर मिलनी चाहिए। अब कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए कि जहाँ पे आपकी 2 ही मार्जिनल यूटिलिटी हो। मार्जिनल यूटिलिटी ये तो प्राइस आपका डिक्रीज़ हुआ है ना, कि अब मार्जिनल यूटिलिटी 2 कहाँ पे है? मार्जिनल यूटिलिटी 2 यहाँ पे है जब आप 4 क्वांटिटी लेंगे इसकी। कि यहाँ पे अगर प्राइस जब 4 था ना, तब तो आपने 3 ली क्वांटिटीज़ की। अब प्राइस जब कम हुआ है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई है ना, प्राइस कम हुआ है, प्राइस 4 से कम होके 2 हुआ है, क्वांटिटी डिमांड कितनी लगी? 4 के टाइम पे आप 3 ले रहे थे, 2 के टाइम पे आप 4 लेंगे कि आपने इस टाइम पे आप प्राइस डिक्रीज़ होते ही आपने उसकी डिमांड जो है इंक्रीज़ करा दी, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप हो गया ना कि ये हम कंज्यूमर बिहेवियर का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही देख रहे हैं। तो इसके कारण भी जो इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि डाउनवर्ड्स होता है। इसी तरह से इसका हम ऐसे भी देख के कर सकते हैं कि अगर प्राइस और इंक्रीज हो जाए, अगर प्राइस इसका सपोज ₹6 हो जाए तो उसके बराबर जो यूटिलिटी मिलेगी, छः जो यूटिलिटी मिल रही है आपको 2 पे मिल रही है, यानी फिर आप प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी आप डिक्रीज करा दोगे, यानी कि रिलेशनशिप तो फिर भी इनवर्स ही है कि एक तो केस हो गया, इसके कारण ये आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स रहता है, वो अभी हमने देख लिया। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक बार मैं इसको साफ कर लूं, उसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता था जब आप कमोडिटीज को एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए मतलब कि आपको वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देती हैं चीजें, जैसे कि टी कॉफी हो गया, आपका पेप्सी कोक हो गया, जो इस टाइप की चीजें होती हैं, अगर एक मतलब कि सिमिलर सेटिस्फेक्शन देती हैं। अगर सपोज एक जो कमोडिटी है आपकी, सेम अगर हम टी कॉफी वाला ही एग्जांपल लें या फिर पेप्सी और कोक वाला भी, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर टी वाला लें, टी कॉफी वाला अगर हम एग्जांपल लें कि अगर प्राइस टी का इंक्रीज करता है, तो अग टी अगर टी का नहीं, जैसे कि मान लेते हैं सपोज, वो तो मानने वाली बात है, उस कॉफी का कह लें आपकी अगर प्राइस कॉफी का इंक्रीज करता है कि कॉफी थोड़ी सी टी की बजाय तो वही मानी जाती है ना, थोड़ी सी सुपीरियर ही मानते हैं कि अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज करता है तो जो कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, कंज्यूमर जो होता है कि कॉफी और टी उसको इक्वल सा ही सेटिस्फेक्शन दे रही होती है, यानी कि वो इसकी जगह पे इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब
एग्जैक्ट इक्वल ना दे, लेकिन रिलेट मोर वो ज्यादा रिलेटेबल है कि इसकी जगह पे यूज कर लेंगे, क्योंकि कॉफी आपके लिए बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, ज्यादा महंगी हो गई है। तो ये ये तो आप इसकी तो क्वांटिटी इतनी लेंगे नहीं, ये अगर प्राइस ज्यादा हो गया तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उतनी ही क्वांटिटी लेने के लिए। और कंज्यूमर जो होता है उसने चाहिए होता है ज़्यादा सैटिस्फैक्शन, कि उतने ही पैसे में उसको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन आए जितना वो पहले जैसे दे रहा था। तो पहले जो दे रहा था वो सैटिस्फैक्शन उतना ही लेना है, तो वो टी पे जाएगा कि वो जो क्वांटिटी डिमांड है वो टी की बढ़ा देगा, कि अब वो ज़्यादा कंज्यूम करने लग गया। सब्स्टिट्यूट के साथ तो इसका जो इफेक्ट आया ये तो पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ पे जो इसकी खुद की क्वांटिटी डिमांड है ना वो तो डिक्रीज करगी ना, क्योंकि वो तो अपना सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कराने के लिए वहां पे चला गया, क्योंकि इसका तो प्राइस हो गया इंक्रीज। उसको पता है कि पिछले पिछले बार जो प्राइस जितना था जितनी क्वांटिटी ये इसकी ले पा रहा था, इसकी बजाय अब इसका तो प्राइस बढ़ने से इसकी क्वांटिटी पे जो असर पड़ा है, इसकी बजाय अगर वो अपना सेटिस्फेक्शन मेंटेन रखना चाहे, सेटिस्फेक्शन को बरकरार रखते हुए वो टी पे चला गया, यानी कि वो टी की ज़्यादा लेने लग गया, कि उतने ही पैसे में अब टी की वो उसने डिमांड बढ़ा दी, टी की उसने डिमांड बढ़ा दी तो इसकी खुद की कर दी इसने कम। यानी कि ये जो रिलेशनशिप हुआ कि प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, ये इसके खुद के केस में तो इसकी नेगेटिव ही है ना, इस प्राइस और क्वांटिटी। ये तो प्राइस और आपकी डिमांड जो है वो पॉजिटिव है, अदरवाइज इसकी इस इस कॉमोडिटी के केस में सब्स्टिट्यूट जो गुड है इसके केस में तो ये नेगेटिव आई है ना। तो इसके कारण भी ये आपका जो रिलेशनशिप है नेगेटिव होता है, यानी कि इसका जो इनवर्स होता है स्लोप। उसके बाद आता है इनकम इफेक्ट। एक बार फिर से ये साफ कर लें, फिर अच्छे से समझा देंगे इनकम इफेक्ट क्या होता है। देखिए, कंज्यूमर की जो इनकम होती है ना वो दो तरह की होती है। एक तो होती है आपकी रियल इनकम, एक बार लिख दूं, जैसे कि दो तरह की इनकम होती है, एक तो होती है आपकी रियल इनकम और एक होती है आपकी मनी इनकम। जो मनी इनकम होती है ना वो तो होती है आपकी मनी की टर्म में, जो मनी की टर्म में होती है। और जो रियल होती है ना वो होती है कमोडिटी की सेंस में, यानी कि परचेजिंग पावर की सेंस में। अभी ये कैसे होता है, सपोज हमने मान लिया कि आपकी इनकम जो है 100 रुपए है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और कोई चॉकलेट, कोई पर्टिकुलर चॉकलेट उसका प्राइस है, पर चॉकलेट का प्राइस आपका 10 रुपीज है, तो अब आप कितनी चॉकलेट ले सकते हैं सो अपनी इनकम में से, कि अब आपके उस चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपए, 100 रुपए आपकी इनकम है, तो आप 10 चॉकलेट ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे आप 10 चॉकलेट है वो परचेज कर सकते हैं। ये होगी आपकी मनी इनकम। लेकिन अगर सपोज इस जो चॉकलेट है आपका, सेम आपकी इनकम तो वही है 100, लेकिन अगर इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज होके 5 रुपए हो गया पर चॉकलेट का प्राइस। अब आप कितनी चॉकलेट ले सकते हैं यहाँ पे, अब आप 20 चॉकलेट ले सकते हैं। 20 चॉकलेट ले लेंगे, 20 चॉकलेट लेंगे तो इस केस में आप ज्यादा कॉमोडिटीज ले सकते हैं अपनी सेम वही इनकम, तो आपकी 100 ही रुपए है ना, ज्यादा जो चीजें ले सकते हैं। ये हुआ आपकी रियल इनकम इंक्रीज होगी। रियल इनकम यानी कि आप जो कमोडिटीज है अब ज्यादा ले सकते हैं। ये हुआ कि अगर प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ तो कितनी क्वांटिटी डिमांड आ गई, अब 20 आ गई, 10 थी पहले तो, कि क्वांटिटी डिमांडेड है जो आपकी इंक्रीज करगी। ये रियल जो इनकम का इफेक्ट आया। अगर प्राइस पहले वहां पे आपका जो 10 रुपए था, यानी कि प्राइस अगर ज्यादा था, तो आपकी इनकम के हिसाब से आप 10 ही ले पा रहे थे, यानी कि क्वांटिटी डिमांड कम थी। सेम वही बात की नेगेटिव रिलेशनशिप की। जो रियल इनकम होती है, रियल इन द सेंस कि आपके पैसे में क्या खरीदा जा सकता है उतनी ही इनकम से, कि सपोज वही जो हमने अभी लिया कि आपकी इनकम वही 100 रुपए है, अगर किसी कमोडिटी की या चॉकलेट, आपकी जो चॉकलेट है उसका प्राइस 10 रुपीज है, तो आप उसकी 10 ले लेंगे। वो तो हो गया कि मनी की टर्म में क्या कर सकते हैं आप। लेकिन सपोज वही करें कि अगर उस जो चॉकलेट का प्राइस रिड्यूस होके 5 रुपए आ गया, तो उसी इनकम से आप 20 चॉकलेट अब खरीद सकते हो, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आप ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं। ये हो गया इनकम इफेक्ट, और जो कि हमने दिखा भी दिया कि ये भी नेगेटिवली ही होता है। दैट मीन्स ये भी एक रीजन है कि जो आपका जो होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड का। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है आपका एडिशनल कस्टमर। एडिशनल कस्टमर कैसे, पर थोड़ा सा साफ कर दें इसको, स्पेस बन जाए फिर करवा। एडिशनल कस्टमर कैसे, जैसे कि कोई चीज महंगी है, उसके कारण
कुछ एक लोग उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर उसी का प्राइस कम हो जाए तो बहुत सारे लोग जो जो उनके अफोर्डेबिलिटी में नहीं थी वो भी ले पाएँ। अब ये सोच रहे होंगे कि आप ये कैसे? जैसे अभी हमने वो जो चॉकलेट वाला एग्ज़ाम्पल लिया है ना, कि वो चॉकलेट जो 100 एक बार रुकें, अगर आपका ₹100 इनकम थी ना, जैसे अगर इनकम तो कंज्यूमर की ₹100 ही रुपए थी, हमने माना था कि ₹100 इनकम थी ना, अगर जब चॉकलेट का प्राइस था ₹10, तब आप 10 ही जने ले पा रहे, मतलब 10 क्वांटिटी ही आप उसकी ले पा रहे थे। लेकिन अब जब आपकी इनकम वही ₹100 है, प्राइस इसका कम होके ₹5 आ गया, तो आप तो इसकी 20 कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और भी ऐसे होंगे ना इकोनॉमी में, जैसे जिन लोगों को 10 रुपीज़ वाली तो हो सकता है महँगी लग रही हो, उनके बजट में ना आ रही हो, लेकिन जब पता चला कि उसका तो प्राइस अब कम हो गया, कि बहुत सारे लोग जो और नहीं ले रहे थे, वो भी उस चीज़ को लेने लग जाएँगे। यानी कि जो चीज़ें होती हैं आपकी लग्ज़री गुड्स होती हैं, जैसे कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होगी, जैसे आपके एसी होगी, ये जो एलईडी टीवीज़ हो गए, ये जो चीज़ें होती हैं, जब इनका प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि ये अफ़ोर्डेबिलिटी में आपके नहीं आती, तब तो आप इनकी क्वांटिटी डिमांड कम करते हो। लेकिन अगर आपको पता चला कि इसका तो प्राइस बहुत ही कम आ गया है, तो आप इनकी डिमांड नहीं बढ़ा देते कि अब तो अपने बजट में आ गई है, आप ले सकते हैं। तो उसी तरह से जो कुछ एक कस्टमर प्राइस महँगा होने पे नहीं ले रहे थे ना, प्राइस कम होने पे, वो भी लेने लग जाएँगे, यानी कि कुछ और कस्टमर भी ऐड हो जाएँगे, जिसके कारण फिर वही कि इसी कारण से इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, कि जो हमने अभी देख लिया। उसके बाद इसमें जो लास्ट आता है, इसका जो रीज़न है कि ये इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, वो आता है आपका इसमें डिफरेंट जो यूजेज़ होते हैं। डिफरेंट यूजेज़ कैसे? जैसे सपोज़ हम मिल्क का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मिल्क मिल्क का जो एग्ज़ाम्पल है, मिल्क के कितने यूज़ हैं? मिल्क जो है आप खुद कंज़्यूम कर सकते हो। मतलब हम मिल्क एज़ अ मिल्क ही उसको कंज़्यूम करें। दूसरा, टी, कॉफ़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, कोई हम इसका न कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। और मिल्क का हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मिल्क से हम कोई शेक वग़ैरह बना सकते हैं। और मिल्क का क्या कर सकते हैं? स्वीट्स बना सकते हैं। मतलब इतनी चीज़ें हम मिल्क से कर सकते हैं। और भी कुछ एक चीज़ें होंगी, जैसे हमने इतने एग्ज़ाम्पल लिए। लेकिन अगर अगर मिल्क का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि अगर ये माने आप प्राइस ₹200 लीटर है, ₹200 पर लीटर हमें मिल्क मिलता है, तो आपकी जो जमा ज़रूरत वाली चीज़ है, यानी कि या तो आप उसका खुद कंज़्यूम करें, या आप उससे टी कॉफ़ी के लिए ही लें। यानी कि ₹200 पर लीटर है, तो आप उसको क्या पता आप उससे 1 लीटर ही ले रहे हो या 2 लीटर ले रहे हो, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, कि आपका बेसिक काम है ये वाला निकल जाए, कि आप इसको कंज़्यूम कर पाएँ और आप इससे टी कॉफ़ी बना पाएँ। क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा महँगा है। लेकिन सपोज़ करें कि प्राइस बहुत ही कम हो जाए, कि वो 200 से कम होके आपका जमाई 50 पे आ जाए, कि प्राइस बहुत ज़्यादा अगर कम हुआ है ना, तो बहुत सारे और इसके अल्टरनेटिव या डिफरेंट डिफरेंट यूजेस थे, कि अब आपको पता चल गया कि जो आपका जो प्राइस है इसका मिल्क का तो बहुत ही कम है। इन चीज़ों के लिए तो आप लेंगे ही लेंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि कर्ड भी हम घर पे बना लें, बटर भी बना लें, इससे शेक भी जो बाज़ार में जाके महँगे-महँगे लेते हैं आप, वो भी इससे ही ले लें, मिठाई भी बना लें। मतलब कि इसकी जो डिमांड है, क्योंकि ये चीज़ अब सस्ती हो गई है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि कि बहुत-बहुत सारे यूज़र्स महँगी होने के कारण, तो आप इसको जमा लिमिटेड जो ज़रूरत का चीज़ है उसमें यूज़ करेंगे, कि जहाँ-जहाँ कंज़म्पशन इसका या टी, कॉफ़ी जैसे उनमें लगा सकते हैं। अदरवाइज़ तो इन चीज़ों के लिए आप इसको रहने देंगे, लेकिन जब पता चला कि प्राइस तो बहुत कम है, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे, यानी कि फिर वही कि नेगेटिव रिलेशनशिप। ये सब तो हुआ कि इन सारी चीज़ों के कारण ही जो आपका जो रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड की, ये नेगेटिव होता है, यानी कि जो ये स्लोप है आपका डाउनवर्ड होता है। उसके बाद बात ये आती है कि आपके दिमाग में भी आ सकता है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहता है कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होना ही क्या ज़रूरी है क्या? मतलब कि हर जगह ये होल्ड करे ही करे, ये चीज़ होए ही होए, कि प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम ही होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि कुछ एक चीज़ों के केस में लॉ ऑफ डिमांड है, जो जैसे वो होल्ड नहीं करता, कि कुछ एक एक्सेप्शंस आ जाती हैं। अब वो देखेंगे कि किन के केस में होल्ड नहीं करता। तो इसमें जो सबसे पहले है, जो आपकी एक्सेप्शन सबसे पहले है गिवन गुड्स।
गिफन गुड्स जो होती है ना, ये गुड्स होती हैं कुछ एक जो कंज्यूमर को लगती है कि ये लो लेवल की जो चीज है, उनकी जो डिमांड है वो इनकी प्राइस होने के बाद भी, वो इनकी प्राइस कम होने के बाद भी कंज्यूमर इनकी डिमांड नहीं बढ़ाता। देखें, जैसे अगर लॉ ऑफ डिमांड वाला तो हम देखें ना, वहां तो हमारा ये सिनेरियो था कि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, और प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिव। लेकिन अगर एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा, और डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा। यानी कि इनवर्स स्लोप अगर नहीं है, कि वो चीज नहीं होल्ड कर रही है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप आएगा, यानी कि बढ़ने पे बढ़े, घटने पे घटे, ये चीज होगी। तो इन्हीं चीज में होगा ना कि कुछ जो लॉ ऑफ डिमांड आपका होल्ड नहीं कर रहा। तो अब समझेंगे हम गिवन गुड्स। गिवन गुड्स जैसे कि सपोज हम लें कि जैसे जो ज़्यादातर हमने देखा है, ज़्यादातर आप सबने भी जैसे नोटिस करा होगा कि हमारे जो घरों में होती है, जो हम जो फूड होता है, फूड ग्रेन एज़ अ यूज़ करते हैं, तो सब घरों में व्हीट ही यूज़ होती है। लेकिन जैसे कि कुछ एक जो मोटा अनाज है, जैसे कि आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये कुछ जो चीज़ें हैं, मतलब जब पुराने टाइम में जब व्हीट नहीं होता था, तो जो लोग थे, वो लोग इसको भी कंज़्यूम करते थे। लेकिन फिर जैसे जब व्हीट उनके लिए अवेलेबल होने लगा, तो उन्होंने इसकी डिमांड जो कम कर दी, क्योंकि जो इनको है ना, जो बाजरा और ये जो चीज़ें हैं, इनको जो होता है, इनको माना जाता है कि ये निम्न स्तर की है, यानी कि लो लेवल की है। इसी कारण से अगर इनका प्राइस भी डिक्रीज़ होता है ना, तो भी इनकी क्वांटिटी डिमांड है ना, इंक्रीज़ नहीं होती, बल्कि डिक्रीज़ ही होती है। वो होती हैं आपकी गिवन गुड्स। कि प्राइस के कारण, कि प्राइस कम होने पे भी इनकी डिमांड कम ही रहती है, क्योंकि आपने ये लेनी नहीं है कि सपोज जैसे बाजरा है, बाजरा जो है इसका प्राइस पर केजी ये 20 रुपीज पे मिलता है। अगर आपकी आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इतना लेना है, कि आपने जैसे 5 केजी ही लेना है इसका, अगर 5 केजी लेना है और 10 रुपए 20 रुपीज ये पर केजी है, दैट मीन्स अगर आप 5 केजी लेंगे तो आपका ये 100 रुपीज में आ जाएगा। ये होगा कि आपने अम, इसकी इतनी इनकम है। सपोज करें कि अगर प्राइस इसका डिक्रीज हो जाए, यानी कि डिक्रीज हो जाए कि अगर प्राइस इसका 10 रुपए भी हो जाएगा ना, 20 से 10, तो भी आपकी जो डिमांड है इसके लिए कि 5 केजी ही आपने लेना है, तो वो इसकी डिमांड इस तरह से नहीं बढ़ेगी कि इसका तो प्राइस कम हुआ है। तो भी आप इसका जो 5 ही करेंगे, यानी कि 50 रुपए आपने यहाँ पे लगा दिए। अब जो आपके 50 रुपए जो बचे हैं ना, वो आप अपनी व्हीट खरीदने में लगाएँगे, यानी कि जो आपकी रियल इनकम कमोडिटी परचेज़ करने की सेंस में यहाँ पे बढ़ी है, क्योंकि प्राइस कम हुआ था, तो आप उसको करेंगे कि हम इससे व्हीट ले लेंगे। यानी कि गिवन गुड्स वो लो लेवल की चीज़ें होती हैं कि जिनका प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड भी कम रहती है। मतलब प्राइस, इस केस में आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि क्या ऐसा होगा कि इनका प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़े? ये इसमें नहीं होगा कि प्राइस सिर्फ़ इतना ही है गिवन आपका कि प्राइस कम होने पे कम, डिमांड आपकी कम ही रहे। अगर ये प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़े, तो ये दूसरी गुड्स का केस आ जाएगा, वो जो कि हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जो आपकी जो स्टेटस रिलेटेड गुड्स होती हैं, उनका होता है, जो प्राइस भी बढ़ जाता है तो भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हम इसकी निम्न स्तर वाली चीज़ें जो इनका कर रहे थे कि इनके केस में जो होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है, कि अब जब आप इसकी डिमांड बढ़ा ही नहीं रहे हैं, कि जब इसका प्राइस भी कम हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ आपके लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा ना, कि कम होने पे कम हो, कि कम होने पे डिमांड बढ़े, कि कम होने पे डिमांड भी कम ही रहती है। तो ये हो गया आपका गिवन गुड्स का केस। उसके बाद जो है आपका नेसेसिटीज। जो नेसेसिटीज वाली चीजें होती हैं ना आपकी, उनके केस में भी सेम यही होता है कि अगर इनका प्राइस भी बढ़ जाए, तो भी आप इनकी डिमांड कम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है, मेडिसिन लेना तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, तो आपने उसकी मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। जैसे कि नेसेसिटीज़ में जैसे वैसे तो फूड, शेल्टर, क्लॉथ, जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली वो चीज़ें आती हैं, लेकिन मेडिसिन भी एक नेसेसिटी की चीज़ है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाए, कोई भी डिज़ीज़ हो जाए, तो उसके लिए मेडिसिन तो इम्पोर्टेंट है। अगर मेडिसिन का जो अगर प्राइस इंक्रीज़ हो भी जाता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि इंक्रीज़ ही होगी। वो डिक्रीज़ क्यों नहीं होगी? उसकी क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि
क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है भई, ज़रूरत की चीज़ आदमी मर ही जाए कि प प क्योंकि पैसे बढ़ गए तो मैं ले हम लेंगे नहीं उस चीज़ को। इस चीज़ों में कि जो जमा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके केस में भी ये होल्ड नहीं करता कि चाहे उनका प्राइस बढ़े, तो भी वो हमने जितनी लेनी है वो हम ज़रूर लेंगे। अगर उनका प्राइस कम हो, ऐसा भी नहीं होगा कि अगर प्राइस कम हो गया तो हम इनकी डिमांड बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे भई? दवाई-दवाई खा के थोड़ी ना मरना है, वो जितनी ज़रूरत होगी आप उतनी ही लेंगे। मतलब प्राइस के हिसाब से नहीं होती, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेनी होती है कि अगर हो सकता है कि अगर प्राइस कम है तो भी क्वांटिटी डिमांड कम हो कि आपकी जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही लेंगे ना, प्राइस के हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी डिमांड मैटर नहीं करती, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से करती है। उसके बाद जो थर्ड है आपका जो कि है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल जो गुड्स होती हैं यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, फिर वही अमीर लोग कौन जो अंबानी टाइप जो लोग होते हैं, उनके लिए जो चीज़ें होती है जो स्टेटस का जो स्टेटस से जो मैटर करती हैं जो चीज़ें, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर उनके लिए इंक्रीज़ हो भी जाता है तो वो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो दिखावा करना है कि हम कितनी-कितनी महँगी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे डायमंड्स और वो चीज़ें होगी, कि उनके केस में लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता कि उन लोगों वो प्राइस बढ़ने पे क्यों डिमांड कम करेंगे? उन्होंने तो दिखावा ही करना है ना कि हम तो सब कुछ ले सकते हैं कि प्राइस बढ़ने पे वो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा देंगे कि इनके केस में भी आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो होल्ड नहीं करता। उसके बाद आता है कि फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड जो गुड्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि कोई चीज़ फैशन में है। अगर कोई चीज़ फैशन में होती है, जो कंज़्यूमर बिहेवियर होता है, उसको पता है कि अभी ये चीज़ फैशन में है, तो उसका जो अगर प्राइस भी इंक्रीज़ करता है ना, तो भी हम लेते हैं क्योंकि वो फैशन में है। फैशन में होने के कारण ही उसका जो प्राइस होता है, प्राइस महँगी होने पे भी हम उसकी डिमांड करते हैं। उसके केस में भी आप जो आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद फ़ियर ऑफ शॉर्टेज कि आपको डर हो किसी चीज़ का कि ये शॉर्टेज होने वाली, शॉर्टेज कैसे जैसे कोविड के टाइम में नहीं हुआ था कि ये जो चीज़ें हैं कोविड के टाइम में कि ये नहीं मिलेंगी, ये बंद हो जाएगा, चीज़ें ऐसे करके जब कोविड के टाइम में जो आपको ये हुआ था कि आगे के टाइम में हम लेंगे तो हमें ये मिलेंगी ही नहीं, तो आज ही हम खरीद लेंगे। यानी कि जब इनका हमने इमीडिएट हमारी जो डिमांड बढ़ाई, तो वो अगर प्राइस भी बढ़ गया ना, तो भी हमने क्वांटिटी डिमांड बढ़ाए रखी, यानी कि कम नहीं करी क्योंकि हमें डर था कि वो हमें मिलेंगी ही नहीं इनकी शॉर्टेज होने वाली है। उसके बाद इग्नोरेंस, इग्नोरेंस होता है कि जो कुछ एक लोग जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती किसी चीज़ की, अवेयरनेस कैसे? जैसे हमारे यहाँ जो लोग कुछ जो टूरिस्ट आते हैं दूसरे दूसरे देशों से, उन्हें हमारे जो देश की कमोडिटीज़ है या चीज़ें हैं, उनके बारे में पता नहीं होता ना कि कौन-सी चीज़ का प्राइस क्या है और क्या चीज़ें कैसी हैं। तो जब उनको पता नहीं होता तो उनको प्राइस महँगी होने पे भी वो क्वांटिटी डिमांड कर लेते हैं कि हमें तो पता है ये चीज़ ये महँगी है तो हम इतने में नहीं लेंगे। लेकिन वो लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं, उन लोगों को नहीं पता ना कि क्या सिनेरियो है। तो क्योंकि वो उनके अंदर इग्नोरेंस है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, इस केस में हो सकता है कि कोई चीज़ उनको महँगी मिल जाए कि पर उसका प्राइस ज़्यादा होने पे भी वो उसकी क्वांटिटी डिमांड करें ही करें। तो उसके केस में भी आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड नहीं करेगा। इस तरह से आपका जो हम लॉ ऑफ डिमांड आज कंप्लीट कर चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, किस तरह से इसका जो क्या रीज़न्स है, इसका जो स्लोप है डाउनवर्ड होने के और क्या इसकी एक्सेप्शंस हैं, यानी किन-किन के केस में ये होल्ड नहीं करता। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम करेंगे कि चेंज इन डिमांड की डिमांड में चेंज फिर कैसे होगा, किस-किस तरह से होगा, कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण चेंज होगा। तो अभी के लिए आज हम इतना ही करेंगे और वो जो नेक्स्ट पार्ट है चेंज वाला, वो आपका नेक्स्ट में आएगा। और मुझे लगता है कि मैंने जो करवाया आपकी समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।